गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए इस वीडियो को आपके लिए लेकर आए हैं। देखो बच्चों, हमारी जो चर्चा चल रही थी, लास्ट जो आपका वीडियो था, कक्षा 12 का जो वीडियो हमने आपको बनाकर भेजा था, उसमें हम अध्याय 2 की चर्चा कर रहे थे। और अध्याय 2 में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो विश्व की जनजातियों से संबंधित चल रहा था। विश्व की जनजातियां, ये टॉपिक हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने इस टॉपिक के बारे में चर्चा की। जाति किसे कहते हैं, जनजाति किसे कहते हैं, जाति किसे कहते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो इस चीज से संबंधित है कि हम विश्व की कुछ जनजातियों की चर्चा करने वाले हैं। और उन्हीं में से एक जो जनजाति उसकी हम चर्चा करेंगे, उसका नाम है एस्किमो। इस जनजाति की आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखो बच्चों, जो आपका बोर्ड का मेन एग्जाम होता है उसमें अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा गया है। लास्ट वीक के जैसे ही आप पेपर उठाकर देखोगे तो उसमें प्रश्न पूछा गया है किसी भी जनजाति के बारे में, या तो एस्किमो के बारे में पूछेगा, या बुशमैन के बारे में पूछा गया होगा, या भील के बारे में, या गोंड के बारे में, या पिग्मी के बारे में। जो आपके सिलेबस में है उसमें से किसी एक जनजाति के बारे में पूछा गया होगा। और क्या पूछा गया होगा, जैसे मान लीजिए मैं एस्किमो की चर्चा कर रही हूं तो ये पूछा गया होगा एस्किमो जनजाति की सामाजिक और आर्थिक दशाओं का वर्णन कीजिए, या एस्किमो जनजाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एस्किमो जनजाति की ही चर्चा करने वाले हैं। देखो, एस्किमो जनजाति जो है वो ध्रुवीय प्रदेशों की निवासी है, टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली जनजाति है। टुंड्रा प्रदेश का मतलब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। न्यून तापमान होने के कारण जो क्षेत्र सतत हिमाच्छादित रूप में पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। और हम ऐसा कहें कि विशेष रूप से जो उत्तरी गोलार्ध वाला भाग है, भाई दक्षिणी गोलार्ध तो पूरी तरह हिमाच्छादित है, लेकिन उसमें मानव का बसाव देखने को नहीं मिलता, अंटार्कटिका महाद्वीप के रूप में। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो टुंड्रा प्रदेश का क्षेत्र है उसमें जनसंख्या बसाव तो कम देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर ये जनजाति विशेष रूप से पाई जाती है। एस्किमो जनजाति विशेष रूप से पाई जाती है। तो एस्किमो जो जनजाति है वो टुंड्रा प्रदेश के रहने वाली है, या फिर हम ऐसा कहें कि आर्कटिक प्रदेश की रहने वाली जनजाति है। और ये जो एस्किमो शब्द है इसका शाब्दिक तात्पर्य होता है कच्चा मांस खाने वाला, यानी जो कच्चे मांस को खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एस्किमो कहते हैं, कच्चा मांस खाने वाला। तो कच्चे मांस को खाने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, एस्किमो कहा जाता है। आपके एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न यहां से भी बन सकता है, एस्किमो का क्या अर्थ है। तो आपको ध्यान देना है, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। जो मांस को, जीवों का शिकार करके बिना भुने कच्चे मांस को ही खाते हैं, उनको किसके नाम से जानते हैं, एस्किमो के नाम से जानते हैं। अब देखो बच्चों, ये तो पहली चीज थी कि एस्किमो का अर्थ क्या होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि एस्किमो लोग रहते कहाँ हैं। तो एस्किमो के अंदर दूसरा पॉइंट बनेगा, वो बनेगा निवास क्षेत्र, यानी कि कहाँ रहते हैं। या तो आप निवास क्षेत्र कह दीजिए इसको, और या फिर आप क्या बोल दीजिए, आवास क्षेत्र को। एक ही बात है कि एस्किमो जनजाति विशेष रूप से विश्व के अंदर कहाँ पाई जाती है। तो उस चीज को समझने के लिए एस्किमो कहाँ निवास करते हैं उसको समझने के लिए आपको विश्व के मैप का ध्यान होना चाहिए। मैप पे उनकी लोकेशन का ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पर एस्किमो जनजाति निवास करती है। एक चीज तो क्लियर होगी कि ये उत्तरी गोलार्ध में रहती है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर रहती है।
तो उसी की हम चर्चा करते हैं। अब देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे जो विश्व का है मैप बना रहा हूँ, बिना स्केल का जो मैप है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और आपको फिर ध्यान से इसमें ध्यान देना है कि एस्किमो जनजाति विशेष रूप से कहाँ देखने को मिलती। ये उत्तरी अमेरिका वाला पार्टीशन हो गया। कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और यहां से हम लेते हैं तो ये दूसरा पार्टीशन हो गया, यूरोप का, एशिया का पार्टीशन हो गया। और एशिया के पार्टीशन के बाद में ये नॉर्वे स्वीडन वाला पार्टीशन हो गया, और ये फ्रांस इटली वाला पार्टीशन हो गया, और फिर ये नीचे अरब वाला पार्टीशन हो गया, और फिर ये इधर आके हमारा भारत वाला पार्टीशन हो गया, ये सिंगापुर वाला पार्टीशन हो गया, ये हिंदू चीन का पार्टीशन हो गया, संघाई आ गया, हांगकांग ताइवान आ गया, फिर ये रूस होता हुआ पूरा एशिया का विभाग चला। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे आउटलाइन मैप ड्रॉ किया है सिर्फ समझने के पर्पस से। ये जो हमारा मैप है ये स्केल पे नहीं, मापने पे। हम समझना चाहते हैं कि जो एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है। आपके एग्जाम में जो प्रश्न आता है मानचित्र से संबंधित प्रश्न भी आता है। प्रश्न नंबर यदि हम देखेंगे तो 22-23 के समथिंग जो प्रश्न नंबर आता है वो आपका मानचित्र से संबंधित आता है, और उसमें पूछा जाएगा आपसे एस्किमो का निवास क्षेत्र। आपसे पूछ लिया कि निम्न में से किन्हीं 2 को या 4 को दर्शाइए, इसमें एक ऑप्शन दे दिया बाई चांस एस्किमो का निवास, आपको मैप दिया जाएगा और उसमें फिर आपको दिखाना कि एस्किमो कहाँ रहते हैं। तो हमको ध्यान होना चाहिए, मैप वाइज ध्यान होना चाहिए कि बिना मैप के तो आपको पता है भूगोल अधूरा है। तो मैप में आपको लोकेशन पता हो तो दिमाग में वैसे सेट हो जाएगा कि एस्किमो लोग रहते कहाँ कहाँ। तो चलिए हम एक एक चर्चा करते हैं। ये उत्तरी अमेरिका वाला भाग, ये पूरा का पूरा भाग, ये ध्यान दीजिए, ये जो एरिया है ये पूरा भाग, ठीक है। और यहाँ आ गया ग्रीनलैंड, ये कौन सा आ गया? ग्रीनलैंड आ गया, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड द्वीप आ गया, ठीक है। और ये कौन सा हो गया? अलास्का और कनाडा हो गया। कौन से हो गए? अलास्का और कनाडा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो भाग है इसको बोलते हैं बेरिंग जलडबरूबंध। क्या बोलते हैं? बेरिंग जलडबरूबंध के नाम से, बेरिंग जलडबरूबंध, डबरूबंध, ये बेरिंग जलडबरूबंध आ गया, ठीक है। और इधर से ये जो भाग है इसको बोलते हैं नॉर्वे और स्वीडन कहा जाता है। वैसे तो क्या कहते हैं देशों के रूप में? नॉर्वे और स्वीडन, लेकिन क्षेत्र के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर इस पूरे क्षेत्र को स्कैंडिनेविया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेविया के नाम से, स्कैंडिनेविया। ये पूरा का पूरा जो एरिया है स्कैंडिनेविया के नाम से जाना जाता है। और एक भाग ये हो गया पूरा का पूरा जो यूरोप का, एशिया का जो भाग है, और विशेष रूप से एशिया का उत्तरी भाग, तो इसको हम बोलते हैं उत्तरी साइबेरिया। क्या बोलते हैं? उत्तरी साइबेरिया। तो बच्चों देखो ये मैंने जहां जहां लोकेशन ड्रॉ की है, जहां जहां निशान आपके सामने लगाया है, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे एस्किमो जनजाति निवास करती है। तो मैप आ जाए तो आपको यहाँ ऐसे निशान लगाने हैं, ऐसे डॉट 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 डॉट, और इस वाले भाग में निशान लगाना है और इस वाले भाग में निशान लगाना है। एशिया के तो कौन से भाग में? उत्तरी भाग। इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी साइबेरिया के रूप में। यूरोप का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है विशेष रूप से कौन सा? नॉर्वे और स्वीडन वाला, उसको क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेविया कहा जाता है। एक कौन सा हो गया? ये ग्रीनलैंड द्वीप हो गया, और यहाँ कौन सा हो गया? बेरिंग जलडबरूबंध हो गया, और यहाँ पे कौन सा हो गया? अलास्का और कनाडा। तो ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विशेष रूप से एस्किमो जनजाति निवास करती है। तो ये दूसरा पॉइंट था हमारा, कौन सा? पहला पॉइंट कौन सा था? एस्किमो आर्ट के बारे में चर्चा की। दूसरा पॉइंट कौन सा है? एस्किमो का निवास क्षेत्र कौन सा, उसके बारे में चर्चा की। अब हम चालू करते हैं कि एस्किमो को इन अलग अलग क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना। देखिए ये सारे एस्किमो के जो निवास क्षेत्र हैं इनमें एस्किमो का एक ही नाम नहीं है। वैसे ग्रुप में तो एक ही नाम है, कौन सा? उत्तरी गोलार्ध के टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली जनजाति को क्या कहते हैं? एस्किमो कहते हैं। लेकिन इस उत्तरी गोलार्ध में इन एस्किमो लोगों को भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए कौन कौन सा? ये अलास्का है, कनाडा है, ये ग्रीनलैंड वाला भाग है। यहाँ जो लोग रहते हैं, इस जनजाति से संबंधित जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको एस्किमो कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्किमो। तो उत्तरी कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड के आसपास रहने वाली लोगों को क्या कहा जाता है? एस्किमो कहा जाता है। ये जो स्कैंडिनेविया
जो भाग है, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, इस भाग में जो जनजाति पाई जाती है वो है तो एस्किमो का ही भाग, लेकिन उसको प्रादेशिक आधार पर लैप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैप्स के नाम से जाना। नॉर्वे सिगरेट में स्कैंडिनेविया में पाए जाने वाले एस्किमो को क्या कहा जाता है? लैप्स कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है, कभी कभार पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि स्कैंडिनेविया में या नॉर्वे स्वीडन में पाए जाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, या एस्किमो जो लोग निवास करते हैं वो किस नाम से जाना जाता है? किस नाम जाना जाता है? लैप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये उत्तरी साइबेरिया, एशिया का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी साइबेरिया में जो एस्किमो जनजाति निवास करती है, उस एस्किमो जनजाति को प्रादेशिक आधार पर क्या कहते हैं? याकूट कहते हैं। क्या कहते हैं? याकूट कहते हैं। चुकची कहा जाता है, चुकची। तुंग भी कहा जाता है, सैमोयड्स भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम है, याकूट कह दो, चुकची कह दो, सैमोयड्स कह दो। तो एशिया के इन अलग अलग भागों में निवास करने वाले जो लोग हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में क्या कहते हैं? अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है? याकूट हो गया, चुकची हो गया, तुंग हो गया और सैमोयड्स हो गया। उत्तरी साइबेरियाई भाग, एशिया के उत्तरी भाग में इनको इस नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो गया कि एशिया में एस्किमो जनजाति, पूरे विश्व में जो एस्किमो जनजाति रह रही थी उसके क्षेत्र हो गए, निवास क्षेत्र कहां-कहां देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ में उन क्षेत्रों में किस जनजाति को किस किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट हम जो चर्चा करते हैं वो इसकी चर्चा करते हैं कि एस्किमो जो जनजाति है उसकी शारीरिक बनावट कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, शारीरिक संरचना कैसी है। तो ध्यान दीजिए, एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह पता है, ध्रुवीय क्षेत्रों के निवासी हैं, ठंडे प्रदेशों के निवासी हैं। तो ठंडे प्रदेशों के निवासी होने के कारण इनका जो चेहरा होता है, चेहरे की जो आकृति होती है सपाट होती है। कैसी होती है? सपाट। और चेहरा कैसा होता है? चौड़ा होता है। तो जिनका जो चेहरा होता है कैसा होता है? सपाट होता है, और साथ साथ में कैसा होता है? चौड़ा। तो सपाट और चौड़े चेहरे वाले लोग होते हैं। कौन से लोग? एस्किमो लोग। दूसरा, इनकी जो त्वचा का रंग होता है, त्वचा का जो रंग होता है वो पीलापन लिए होता है, पीलायमान, यानी पीलायमान का रंग। त्वचा जो होती है लगभग पीली के समान होती है, तो त्वचा का रंग जो होता है लगभग पीलायमान होता है, या फिर ऐसा नहीं कि पीली त्वचा इनकी ली होती है, हल्की भूरी और पीली विशेष रूप से पाई जाती है। इनके जो बाल होते हैं भद्दे होते हैं और काले होते हैं, भद्दे और काले। भद्दे का मतलब जो देखने में अच्छे नहीं लगने वाले, है ना, कोई चीज जैसे बुरी होती है कि बहुत भद्दा है, ऐसा बोल देते ना अक्सर। तो बाल जो भद्दे होते हैं, भद्दे होने के साथ साथ कैसे होते हैं? काले होते हैं। नाक जो होती है चपटी होती है। नाक कैसी होती है? चपटी नाक होती है, नाक चपटी होती है। आंखें कैसी होती है? गहरी और कत्थई होती है। इनकी आंखें कैसी होती है? गहरी और कत्थई कलर की इनकी आंखें होती है। और इनका जो शरीर होता है वो हस्त पुष्ट होता है, मोटे ताजे लोग होते हैं। ऐसे में जो लोग होते हैं हस्त पुष्ट होते हैं और मोटे ताजे होते हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चों ये देखो, इतना प्रतिकूल पर्यावरण है, इतना प्रतिकूल पर्यावरण होते हुए भी वातावरण के साथ में समायोजन करने में, वातावरण के साथ में अनुकूलन करने में ये विश्व की सबसे अच्छी जनजाति है। यानी इसके समान पूरे विश्व में कोई भी जनजाति, यहाँ तक कि हम ऐसा कहें कि साधारण जो मानव है वो भी प्रकृति के साथ में इतना अच्छी तरीके से समायोजन नहीं कर पाया जितना एस्किमो जनजाति के लोगों ने किया। तो पर्यावरण के साथ समायोजन करने में सबसे महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं? एस्किमो जनजाति के लोगों के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने चर्चा की एस्किमो का अर्थ क्या होता है, हमने चर्चा की एस्किमो कहाँ रहते हैं, हमने चर्चा की एस्किमो किस क्षेत्र में किस किस नाम से जाना जाता है, हमने चर्चा की एस्किमो की शारीरिक बनावट कैसी होती है। अब ये लोग रहते जो हैं, आपको पता है, हमने 2 दिन पहले चर्चा की थी कि एस्किमो जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? जहाँ बर्फ जमी रहती है, तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में एस्किमो लोगों के द्वारा अपना जीवन यापन कैसे किया जाएगा? तो ध्यान दीजिए, जब जीवन यापन की चर्चा करेंगे तो हम ये चीज याद रहेंगे, आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रिया याद है। कौन सी याद रहेंगी? आर्थिक क्रिया। और आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है कि इनके द्वारा किए जाने वाले ऐसे क्रियाकलाप जिनसे इनको आमदनी होती है, पैसा प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, इनके जीवन में पैसे की उतनी भूमिका नहीं है जितनी
किन वस्तुओं की है। जैसे प्राचीन काल में चर्चा करते हैं वस्तु संग्रहण प्रणाली, वस्तु विनिमय के रूप में, तो वस्तुओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इनका पूरा का जो पूरा जीवन है वो मुख्य रूप से आप ये मान लीजिए आखेट और शिकार पर टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है? आखेट और शिकार पर टिका हुआ है। तो इनका जो भोजन संबंधी कार्य है वो किससे संपन्न होता है? आखेट, खाना पीना, भोजन, खाते पीते क्या है? कच्चा मांस खाते। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो सील मछली मिल रही हो या फिर वो वालरस मिल रही हो, चाहे वहां पे कैरिगो मिल रहा हो, चाहे ध्रुवीय भालू मिल रहा हो, चाहे वहां पे ध्रुवीय खरगोश मिल रहा हो, या ध्रुवीय हम ऐसा कहें कि जो तीतर बटेर वगैरह होते हैं वो मिल रहे हो, यानी कहने ध्रुवीय लोमड़ी मिल रही हो, या फिर हम ऐसा कहें कि रेंडियर मिल रहा हो। ये सारे ऐसे जीव हैं जो विशेष रूप से एक टुंड्रा प्रदेश में मिलते हैं, इस जनजाति के निवास क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में निवास करने के कारण खाने पीने के लिए अन्न नहीं हो सकता, कृषि नहीं की जा सकती, तापमान 0 डिग्री है, खेती नहीं हो सकती, भूमि नहीं है, बर्फ ही बर्फ जमी, सूर्यताप भी नहीं, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में इनके द्वारा अपना जो जीवन यापन किया जाता है वो आखेट और शिकार पर टिका। किस पे टिका हुआ है? आखेट और शिकार, यानी आखेट और शिकार करके जीवों को मारकर ही अपना जीवन यापन ये लोग करते हैं। अब इनका जो शिकार किया जाता है, आखेट और जो शिकार है वो भी मुख्य रूप से क्या किया जाता है? 2 प्रकार का है। आखेट और शिकार ये कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक तो क्या होता है? ग्रीष्मकाल में किया जाने वाला। कौन से काल में? ग्रीष्मकाल में किया जाने वाला शिकार। और दूसरा होता है कौन सा? बसंत काल में, या फिर हम ऐसा कहेंगे शीतकाल में किया जाने वाला शिकार, ठीक है ना, बसंत काल। तो ये 2 चीजें हैं जो ग्रीष्मकालीन शिकार की प्रक्रिया हम चर्चा करेंगे। और ग्रीष्मकालीन का मतलब किससे संबंधित हो गया? बसंत काल के आगमन से पूर्व का जो समय होता है क्या कहलाता है? ग्रीष्मकाल वाला पार्टीशन। और दूसरा को ग्रीष्मकाल, और दूसरा कौन सा हो गया? बसंत काल, सॉरी शीतकाल का भाग हो गया। तो एक तो कौन सा होता है? शीतकालीन आगमन किया जाता है, और एक कौन सा होता है? ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकाल का मतलब ग्रीष्मकाल आने से पहले जो शिकार किया जाता है, तो कौन सा हो गया? बसंत कालीन। तो मुख्य रूप से शीतकालीन शिकार किया जाता है, दूसरा कौन सा किया जाता है? बसंतकालीन उनके द्वारा शिकार किया जाता है। अब ये जो शिकार करते हैं, शीतकालीन जो शिकार करते हैं, आपको पता है तापमान पहले से कम है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, बर्फीले तूफान चलते हैं, ठंडी हवाएं चलती, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, कठोर परिस्थितियों में इनके द्वारा शिकार कैसे किया जाए? तो शीतकालीन जो शिकार की प्रक्रिया होती है बहुत ही दुष्कर होती है, बहुत ही कठिन होती है। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में इनके द्वारा शिकार करना बहुत, तो आप एक तरह से ऐसा मान लीजिए कि अनुभव का परिणाम है, कौशल का परिणाम है। तो शीतकालीन शिकार की जो प्रक्रिया उसको भी आगे जाकर कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों। और शिकार विशेष रूप से किसका करते हैं? सील मछली का, क्योंकि इनके जो जीवन का आधार है वो कौन है? सील मछली। खाने के लिए, चर्बी के लिए, जलाने के लिए, पशुओं को, रेंडियर वगैरह को खिलाने के लिए, और यहाँ तक कि कपड़े बनाने, सील का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। तो मछली क्या होती है? आसपास का जो पूरा धरातल जम जाता है, ऊपर बर्फ का, मछली कहाँ चली जाती है? बर्फ के नीचे मिलती है। तो ऐसी स्थिति में शीतकाल के दौरान लोगों के द्वारा 2 प्रकार से शिकार किया जाता है। 2 विधियां जिसको आप कह सकते हैं। एक तो आती है कौन सी? माउपोक विधि। माउपोक विधि कौन सी विधि है? माउपोक। और दूसरी होती है इतुरपोक विधि। इतुरपोक विधि। ये 2 विधियां हैं जिनके माध्यम से शीतकाल के दौरान शिकार किया जाए। माउपोक और दूसरी कौन सी होगी? इतुरपोक विधि। अब ये माउपोक क्या है? माउपोक का मतलब है प्रतीक्षा करना, इंतजार। तो जब बर्फ जमी हुई बर्फ में एक छिद्र के माध्यम से शिकार किया जाए, बर्फ जमी होती है, बर्फ में एक छिद्र बना दिया जाता है, उसमें मछलियों को खाने के लिए कुछ सामग्री डाल दी जाती है, और जैसे ही मछली वहां आती है तो इनको ऐसा अनुभव हो जाता है कि यहाँ पे मछली हिल आ गई। तो क्या करते हैं? इनके पास एक भाला होता है, उस भाले को हार्पून कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्पून। एग्जाम के दृष्टिकोण अच्छी चीज है। एस्किमो के भाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हार्पून। तो उस भाले को छिद्र में गाड़ दिया जाए, जैसे ही भाला छिद्र में गड़ेगा मछली उसमें फंस जाएगी और क्या हो जाएगी? मर जाएगी। तो एक छिद्र से जो शिकार करने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? माउपोक कहलाती है। दूसरी विधि जो इतुरपोक, ये 2 छिद्रों से शिकार करने की प्रक्रिया है। पास में बर्फ में 2 छिद्र बना लिए जाते हैं। एक छिद्र में खाने के लिए कोई सामग्री डाल दी जाती है, दूसरा छिद्र उसके पास में होता है। पहले वाले छिद्र में भाला लगा दिया जाता है खाने वाली सामग्री के साथ में,
जैसे सील आती है नीचे से सामग्री को खाने के लिए खींचती है, जो छोटा भाला होता है क्या हो जाता है, हिल जाता है, उनको पता चल जाता है मछली यहाँ पे आ गई। दूसरा जो छिद्र होता है पास में, उसमें हार्पून घोप देते हैं और मछली मर जाती है। तो दो छिद्रों के माध्यम से शिकार करने की प्रक्रिया इतुरपोक कहलाती है, और एक छिद्र से शिकार करने की जो प्रक्रिया कहलाती है बच्चों वो माउपोक कहलाती है। इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है, प्रतीक्षा करना। तो बच्चों ये जो पूरा का पूरा हमारा मैटर था ये एस्किमो जनजाति के सामान्य परिचय से संबंधित था। और इस वीडियो में हमने किसकी चर्चा की, हमने एस्किमो की निवास क्षेत्र की चर्चा की, एस्किमो कहाँ रहते हैं इसकी चर्चा की, एस्किमो को विश्व के किन किन क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है इसकी हमने चर्चा की। फिर हमने चर्चा की कि एस्किमो की शारीरिक बनावट कैसी होती है। उसके बाद में हमने चर्चा की कि एस्किमो जो लोग होते हैं उनकी आर्थिक क्रियाएं कैसी होती हैं, आर्केट और शिकार कैसे करते हैं, ग्रीष्मकालीन शिकार कैसे होगा, शीतकालीन शिकार कैसे होता है, और शीतकालीन शिकार के अंदर माउपोक विधि क्या होती है और इतुरपोक विधि क्या होती है। तो ये आज का हमारा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे बसंतकालीन शिकार, यानी जो ग्रीष्मकाल के पहले किया जाए तो शिकार की चर्चा करने वाले हैं, और फिर उसके साथ साथ में एस्किमो जनजाति की जो शिकार की प्रक्रिया उसकी चर्चा करेंगे, पहनावे की चर्चा करेंगे, वस्त्र आभूषण की चर्चा करेंगे, साथ साथ में इनके मकानों की चर्चा करेंगे, और आवागमन के जो साधन है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों ये आज का हमारा वीडियो था। धन्यवाद।